नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और आर्थिक समीक्षा 2020-21 पर हमारी कक्षा की शुरुआत में आज करने जा रहा हूं। तो बहुप्रतीक्षित ये हमारी पुस्तिका है जो राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में आपको एक समग्र विश्लेषण प्रदान करता है। लेकिन इसके साथ-साथ ये आवश्यक है कि इस पुस्तक को आप एक सही तरीके से इसका अध्ययन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको पढ़ना भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। संक्षेप में सारगर्भित तरीके से और जिन-जिन चीज़ों को विस्तार से पढ़ना है, ये जानना बड़ा आवश्यक है। तो वही मैं प्रयास यहाँ पर आपके लिए करूँगा और इसके साथ ही मैं आपको एक कंपैरिज़न भी दूँगा पिछले साल के इकोनॉमिक रिव्यू और इस साल के इकोनॉमिक रिव्यू में। तो वो कंपैरिज़न भी आपके काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि पिछले साल का आपको याद है और उसी के आधार पर आप अगले साल का भी रिवाइज़ कर सकते हैं, ढंग से जो है लर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बात है, वो ये है कि इस इकोनॉमिक रिव्यू को आगे बढ़ाना मेरी तरफ से तभी संभव हो पाएगा जब आपकी तरफ से पूरा सहयोग मिले। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसको लाइक भी करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर छात्रों तक पहुँचेगा तो मेरी मेहनत, मुझे लगेगा कि मैं जो मेहनत इसमें कर रहा हूँ, वो उसका लाभ मुझे मिलने के साथ-साथ आप सभी को भी मिलेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा इकोनॉमिक रिव्यू का है, जिसे जाना जाता है अर्थव्यवस्था के मुख्य सूचकों के बारे में। तो एक बार मैं आपको इसका जो जितना भी इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके ऊपर एक बार चर्चा कर लेता हूँ, तो वहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो आर्थिक विकास के मुख्य सूचक है और सारांश, ये दो हैं जिन पर हम आज की कक्षा में शुरुआत करेंगे। इसके बाद में हम डिटेल्ड अध्ययन करेंगे वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। तो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक जितने भी रुझान हैं उनको हम पढ़ेंगे, जिसमें आपके जितने भी घरेलू उत्पाद, आय, पूंजी निर्माण सूचकांकों के बारे में बात होगी। इसके बाद हम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। तो जो कुछ चेंजेस पिछली बार की इकोनॉमिक रिव्यूज में उनका भी हम अध्ययन करेंगे। ग्रामीण विकास पंचायती राज पर हम बात करेंगे फिर। तो इसके चार भाग: ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आधारभूत संरचना और अभिकरण। फिर हम औद्योगिक विकास पर चर्चा करेंगे, आधारभूत संरचना के विकास पर चर्चा करेंगे, उभरते सेवा क्षेत्र पर चर्चा करेंगे, शहरीकरण और शहरी विकास पर हम चर्चा करेंगे, बुनियादी सामाजिक सेवाएं, अन्य सामाजिक सेवाएं, राज्य वित्त, कहाँ से पैसा आता है, कौन कौन सी योजनाओं को कौन कौन फंड करता है, और अंत में सतत विकास गोल पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो आज की जो यूनिट होगी, आर्थिक विकास के जो मुख्य सूचक हैं उन पर हम फोकस करेंगे और एक इसकी तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे पिछले वाले इकोनॉमिक रिव्यू के हिसाब से। तो दोस्तों, आर्थिक विकास के मुख्य सूचक ये वो इंडिकेटर्स हैं, वो विभिन्न प्रकार की मदें हैं जिनका प्रयोग किया जाता है किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए। इसमें मूलभूत रूप से आपके सकल राज्य घरेलू उत्पाद जैसी चीज़ें आती हैं, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को सम्मिलित किया जाता है, सकल मूल्य वर्धन जो होता है उसे हम सम्मिलित करते हैं, प्रति व्यक्ति आय को हम सम्मिलित करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फैक्ट है जिनको हमें देखना पड़ता है। इसमें कुछ अनुमान होते हैं, तो कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है संशोधित अनुमान, और कहीं पर आपको अग्रिम अनुमान भी लिखा मिलेगा। संशोधित अनुमान को रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भी कहा जाता है। अर्थात जब कभी हम किसी करंट फिस्कल ईयर की बात कर रहे हैं, जैसे हम इस बार जो बात कर रहे हैं वो 2020-21 की बात कर रहे हैं, ये हमारा जब इकोनॉमिक रिव्यू लॉन्च किया जाता है उस समय चल रहा ईयर होता है, ठीक है। तो इस चूंकि ये साल अभी पूरा नहीं हुआ है, मार्च 21 में साल पूरा होना होता है और फरवरी में ही इकोनॉमिक रिव्यू आ जाता है, तो इससे जुड़े जो भी डेटा लाए जाते हैं उनको हम अग्रिम अनुमान कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास फाइनल डेटा नहीं आया है। इससे पिछले वर्ष की जो हम बात कर रहे थे, जैसे कि 2019-20 की, इसके अनुमानों को हम संशोधित अनुमान कहते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले इकोनॉमिक रिव्यू में 2019-20 के लिए, सॉरी 2020-21 के लिए क्या दिए गए थे? अग्रिम अनुमान दिए गए थे, ठीक है, पिछले वर्ष के लिए 2019-20 के लिए। तो 2019-20 के लिए जो अग्रिम अनुमान पिछले वर्ष दिए गए थे, वही अनुमान जो है उनको रिवाइज करके और संशोधित अनुमान के रूप में इस वर्ष प्रस्तुत किया गया है। और 2018-19 की बात करें तो उसके लिए भी संशोधित अनुमान दूसरी बार रिवाइज करके दिए, तो ये फाइनल आपके जो भी डेटा है वो आपको प्राप्त हो जाता है। मुख्य क्या है, इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर दरअसल जितने भी आप परीक्षाएं पीछे की देखेंगे
तो स्ट्रेट प्रश्न आते हैं, आपको सीधा सीधा ऑप्शन में जो है 4 तरह के डेटा दे दिए जाएंगे और कोई एक के बारे में पूछ लिया जाएगा। उदाहरण के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि प्रचलित कीमतों पर 2019-20 के लिए जो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो कितना रहा है। तो आपको हर एक शब्द को पढ़ना पड़ेगा ढंग से और फिर उसके बाद जवाब देना है। इन पर डिटेल्ड चर्चा हम आर्थिक विकास के ही जब मैक्रो जो वृहद आर्थिक समूहों पर बात करेंगे तब करेंगे। अभी के लिए जो डेटा याद करना है उस पर फोकस कीजिए। डेटा को कैसे याद करना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, स्थिर कीमतें क्या होती है, प्रचलित कीमतें क्या होती है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा उसी कक्षा में की जाएगी। यहाँ पर केवल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पेज में से आपको याद क्या करना है। तो सबसे पहले तो इस पेज में से आपको दो चीजें याद करनी है, एक तो 2019-20 के डेटा और एक 2020-21 के डेटा। तो यहाँ पर जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसको स्थिर कीमत और प्रचलित दोनों कीमतों पर नापा गया है। हमेशा याद रखिए, प्रचलित कीमत अर्थात वर्तमान मूल्य पर जो भी घरेलू उत्पाद होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, जबकि स्थिर कीमतों पर घरेलू उत्पाद कम होता है। क्यों? क्योंकि स्थिर कीमत का मतलब है एक विशेष वर्ष को, जैसे कि यहाँ पर 2011-12 लिया हुआ है, तो हम किसी भी वस्तु की एक विशेष वर्ष पर अगर मूल्य को 10 रुपये मानते हैं तो आज की तुलना में अर्थात 2020-21 तुलना में कुछ ना कुछ महंगाई तो इसमें होगी और ये वस्तु 12 से 13 रुपए की हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हमें वास्तविक जो भी इसकी रेट्स है वो पता नहीं चल पाती। तो प्रचलित कीमतों पर तो जो महंगाई का प्रभाव है वो उसको छिपा लेता है और ज़्यादा बढ़ा करके हमको रेट्स दिखाता है। तो हमें एक्चुअल रेट देखनी होती है कि एक्चुअल रेट्स पर या फिर उस वर्ष की तुलना में हमने कितनी वृद्धि की, तो वो सही अनुमान यहाँ पर हमको मिलता है स्थिर कीमत पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019-20 में स्थिर कीमत पर 6,88,000 करोड़ के करीब हमारा जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा। जो 2020-21 के लिए जो संभावित बताया गया है वो है 6,43,222 तो आप देख सकते हैं गिरावट है, तो कोरोना की वजह से यहाँ पर गिरावट हमको देखने को मिल रही है। इसी तरह से प्रचलित कीमतों पर भी 9,98,000 के करीब है, जो 9,57,000। तो आपको कोशिश करनी है शुरुआत के 3 डिजिट याद करने की। पीछे का डेटा आपको याद नहीं करना है, क्योंकि जो भी चेंजेज होगा वो इन्हीं 3 डेटा में होगा, पीछे वाले डेटा का कोई लेना देना नहीं होगा। तो आपको इस तरह से याद रखना है 6.88 और 6.43। गिरावट आपको दिख रही है कितने अंकों की, 45 की। इसी तरह से यहाँ पर 998 और 957 गिरावट आपको दिख रही होगी 41 अंकों की, ठीक है, 0.41 की। तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखने का प्रयास करना है। एक बार याद हो जाएगा, उसके बाद में रिवाइज करते रहना है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। ये है आपका आर्थिक विकास के मुख्य सूचक 2019-20 के। 2019-20 में सकल राज्य घरेलू अनुमान जो है उसका अनुमान लगाया गया था 7, 11 और 10, 20। ठीक है, कितना? 7, 11 और 10, 20। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो है 2019-20 में संशोधित करके इसको 6.88 और 9.98 कर दिया है। तो हमको इसी डेटा पर फोकस करना है। ये डेटा अब हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम केवल इसी डेटा पर बात करेंगे, क्योंकि अब जितने भी पेपर आएंगे जो छप गए हैं उनकी बात नहीं करूंगा, जो नहीं छपे हैं उन पेपरों में ज्यादातर डेटा आपको 2020-21 के इकोनॉमिक रिव्यू में से मिलेगा। इसके बाद में आती है वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष। तो जैसे यहाँ पर 6,88,714 था और अब 6,43,000 हो गया, तो इसके दोनों का अंतर जो है उसमें हम इसका जैसे ही भाग देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो परसेंटेज में हमारे पास आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि 6,43 में से 6,88 घटाएंगे तो ये नकारात्मक होगा, मतलब इस बार कमी आई है। तो नेगेटिव ग्रोथ हमारी हुई है 6.61 और 4.11, जबकि पिछली बार ये स्थिर कीमतों पर 5.03 और 8.38 रही है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो 6.61 और 4.11 रही है। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है ये सब डिटेल में मैं चर्चा करूंगा जब हम वृहद आर्थिक समूह पढ़ेंगे तब। इसके बाद तो ये डेटा तो आपको याद करना ही है, मतलब ये तो लर्न करना है, इसमें कोई समझने की चीज नहीं है। डेटा या फिगर आपको लर्न करना है। तो जैसे कि आप याद कर लेंगे 6.88, 6.43, 9.98, 9.57, 2 साल कम से कम 19-20 और 20-21 का तो याद करना ही है। फिर आता है सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान, अर्थात जो हमारे यहाँ पर वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप
जो आपका जीडीपी होता है उसमें से सब्सिडी जोड़ करके और करों को घटाते हैं, वो सब मैं समझाऊंगा आगे क्यों हम ऐसा करते हैं। आपको केवल याद रखना है सकल राज्य मूल्यवर्धन की हम बात कर रहे हैं, तो ये मूल्यवर्धन जो है 26.73%, ये तीनों का योगदान देखा जाता है इनमें। स्थिर कीमतों पर हम देख रहे हैं और प्रचलित कीमतों पर। तो कृषि, उद्योग और सेवा, ये तीन हमारे ये प्राइमरी है, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी है और ये आपका टर्शियरी है। तो इन तीनों का कितना कितना प्रतिशत में योगदान रहा है ये हमें देखना पड़ता है। आप देख सकते हैं पहली बार ऐसा हुआ है जब कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और ये 29.45% पे चला गया। तो लॉकडाउन के दौरान एक्चुअल में ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि कृषि में गतिविधियां बढ़ गई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आपके उद्योग और सेवा क्षेत्र थोड़ा ठप रहा और इसी वजह से इनमें गिरावट देखने को मिल रही है और ओवरऑल जो है कृषि का योगदान यहाँ पर बढ़ा है। इसी तरह से जो प्रचलित कीमतें हैं वहां पर भी आप देख सकते हो लगभग लगभग ये बराबर ही है डेटा। तो यहाँ पर भी देखो आप देख सकते हैं केवल कृषि में वृद्धि है, बाकी दोनों ही फील्ड में गिरावट है। तो जो राज्य मूल्य वर्धन है वो केवल कृषि के क्षेत्र में बढ़ा है और बाकी के क्षेत्र में इसको कमी देखी गई है, जिसका कारण मैंने आपको बता दिया। जैसे हमने सकल राज्य घरेलू उत्पाद देखा था उसी तरह से शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद भी होता है। तो हमारे जो सकल मतलब होता है संपूर्ण और शुद्ध का मतलब नेट, मतलब सकल को ग्रॉस भी बोलते हैं, मतलब सारा सब कुछ मिला करके हमने कोई कमी नहीं की किसी चीज की, सबको जोड़ लिया जो भी हमने अंतिम मूल्य देखे। जबकि सकल नेट में क्या होता है, नेट में हम क्या करते हैं इस ग्रॉस वैल्यू में से माइनस कर देते हैं हमारी छीजत। छीजत का मतलब जो भी हमारा किसी भी तरह की जो चीज़ें कंज्यूम हुई है इन चीज़ों को बनाते समय, चाहे वो मशीनरी हो चाहे हमारी पूंजी हो, उन सभी चीज़ों को हम इसमें से जो है माइनस करते हैं जैसे ही ग्रोस में से, तो हमारे पास में नेट आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है ना हमेशा कमी आपको दिखेगा। ऊपर कितना था, ऊपर आपको देखा 688 के करीब, ठीक है, और यहाँ पर दिखेगा 610 क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं मशीनरी की और इनकी जो टूट फूट है, ये जो चीज़ें तो ये हमारी जो कंजम्पशन हुआ एक तरह से मैन पावर हो या किसी भी चीज़ का, उसको हम यहाँ पर कम देखते हैं इसलिए कम दिख रहा है आपको। तो पिछले साल का 19-20 का 610 माना गया है, जबकि 570 माना गया है 20-21 का। ये चीज स्थिर कीमतों पर है। इसी तरह प्रचलित कीमतों पर ये 8,99,000 पिछले वर्ष का रहा है और 8,62,000 2020-21 का रहा है। तो यहाँ पर भी एक गिरावट हमको देखने को मिल रही है। इसके बाद आता है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय की हम गणना करते हैं, हमारा जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है शुद्ध, ठीक है, उसमें हम जो मीन जनसंख्या होती है किसी एक साल के मध्य में जो जनसंख्या होती है उसका भाग दे करके निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है ये आंकड़े लगभग 78,000 और 72,000, आपको बस ऐसे ही याद रखना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट डेटा कोई याद नहीं रख सकता, आपको केवल उसके आसपास का डेटा याद रखना है ताकि ऑप्शन में से आप सही करेक्ट कर सकें। तो स्थिर कीमतों पर है ये और प्रचलित पे ज़्यादा रहेगा ही क्योंकि प्रचलित में वास्तविक मूल्य अभी हमारे देखे जाते हैं, इनको आधार वर्ष से कोई मतलब नहीं होता। तो ये 115 था पिछले वर्ष के लिए और 109 हो गया है इस वर्ष के लिए। अब आप देखेंगे ना पिछले वर्ष का, तो पिछले वर्ष के में भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये देखो यहाँ पर 81,000 और 118 दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल क्या रहा 78,000 और 115। क्यों? क्योंकि वो थे आपके अग्रिम अनुमान और ये है आपके संशोधित अनुमान, इसीलिए ये डेटा ज़्यादा क्लियर है और इसकी वैल्यू थोड़ी कम आई है। तो वो एक्चुअल फिगर आने के बाद होता है। तो ये कुछ मैप्स आपको कुछ चीज़ें दर्शा रहे हैं, जैसे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को आप देख सकते हैं, जहां पर आपके प्रचलित कीमतों पर इसमें बीच में एक बार वृद्धि होकर फिर लगातार गिरावट दिखी जा रही है। उसी तरह से स्थिर कीमतों पर भी एक बार तो बिल्कुल बराबर रह के थोड़ी बढ़ोतरी भी है, उसके बाद इसमें डायरेक्ट गिरावट है 2019-20 से 2020-21 के बीच। हम योगदान भी देख सकते हैं दोनों का 2020-21 के लिए प्रचलित और स्थिर कीमतों पर। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा योगदान अभी भी हमारा सेवा क्षेत्र का ही है, उसके बाद नंबर कृषि क्षेत्र का आ गया है। तो पहले कभी जो उद्योग क्षेत्र सेकंड नंबर पे हुआ करता था, अब वो उद्योग क्षेत्र जो है थर्ड नंबर पर जा चुका है दोनों ही कैटेगरी में। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय भी हम देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से कैसे आगे बढ़ रही थी, ठीक है, और 91,000 से 1,15,000 तक ये पहुंची, लेकिन फिर वापस से घट करके 1,09,000 हो गई प्रचलित कीमतों पर। इसी तरह से जो स्थिर कीमतें उन पर ये 71,324 से 73, फिर उसके बाद 75, फिर 78 और अब वापस से गिरावट होकर 72,297 में
रह गई है। चलिए अभी कुछ और भी मैं आपको यहाँ पर डेटा ही बता देता हूँ। इसके बाद अगला डेटा है हमारा सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित कीमतों पर। स्थायी पूंजी निर्माण मतलब ऐसी मशीनरी, ऐसी किसी असेट्स का निर्माण करना जो वर्किंग कैपिटल नहीं है, वर्किंग कैपिटल के अलावा किसी स्थायी संपत्ति के रूप में बनाया जाता है। तो जहां 2018-19 में 2,64,000 था, ये 2,71,000 हो गया है। अगर हम इसमें देखें, इसका अनुमान हमने 2,56,000 लगाया था, लेकिन ये अनुमान से ज्यादा रहा और ये 2,71,796 रहा है। कृषि उत्पादन सूचकांक की बात करें तो हमने 184.25 पिछले में माना था। 2005, 6 से 7, 8 इसका आधार वर्ष है 100। ये भी याद करना, कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 2005, 6 से 2007, 8 बराबर 100। तो यहाँ पर ये 200 183 एक पॉइंट कम है और 2019-20 में ये 201 हो गया है। कुल खाद्यान्न उत्पादन देखें तो ये 271 जो है लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान इस बार जताया गया है। फिर आपके 4-5 टॉपिक और बचते हैं, जैसे कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 का आधार वर्ष हमने 100 रखा है और हम देख सकते हैं कि पहले 3 वर्षों में तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है और उसके बाद में यहाँ पर बहुत तेजी से कमी हमको देखने को मिली है औद्योगिक उत्पादन में। इसी तरह से थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो इसका आधार वर्ष 1999-2000 बराबर 100 और इसमें भी हम देख सकते हैं, इसमें हमको वृद्धि देखने को मिल रही है। थोक मूल्य सूचकांक जो है उसमें हमको थोड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता मतलब ऐसी ऊर्जा क्षमता जिसकी हमने स्थापना कर ली है, जो ऑपरेटिंग हो गई है और इसकी मात्रा है 21,836। तो पिछले वर्ष की तुलना में केवल और केवल मात्र जो है लगभग 600 मेगावाट के करीब ही हमारे ज्यादा प्लांट्स लग पाए हैं। इसके बाद बारी आती है वाणिज्यिक बैंक साख की, मतलब बैंक के पास 100 रुपया है और उसमें से वो कितना रुपया लोन दे रही है, ऋण के रूप में दिया हुआ है, वो बैंक साख कहलाती है। तो 3,43,406 करोड़ जो है 2020-21 के लिए ये माना गया है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है दोस्तों और इसके बाद में हम इसका जो सारांश है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई सभी लगभग याद करने लायक है। डेटा है तो डेटा को तरीके से हमको हैंडल करना है, इसको लगातार हमको याद करते रहना पड़ेगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसको एक एक्सीलेंट वे में याद कर पाएंगे। तो छोटे छोटे मेरे क्लासेस होंगे, मैंने पहले ही बताया आपको, जितना छोटी क्लास रहेगी उतना बेटर रहेगा ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो। तो हमने ये डेटा पूरा देख लिया है, जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा थे। अगली कक्षा में हम इसकी शुरुआत करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। लाइक और शेयर करते रहें क्योंकि उसी पर डिपेंड करेगा कि ये क्लास कंटिन्यू रहती है नहीं। तो बहुत कम व्यूज़ हमारे आते हैं और निश्चित रूप से ज़्यादा व्यूज़ के हम हकदार भी हैं। तो आपका सहयोग अपेक्षित है, आप लोगों को समझाएं कि क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म से लंबे समय से जुड़े हैं तो आपने इस चीज़ को अनुभव भी किया होगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।